तो आप सभी साथियों को बहुत-बहुत नमस्कार। आज के इस लेट नाइट सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। मेरी आवाज़ थोड़ी-सी कम आ रही होगी आपको, थोड़ा-सा आवाज़ बैठा हुआ है, स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से, लेकिन फिर भी आप लोगों से बात करने के लिए मैं आया हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी, ज़रा चैट बॉक्स में बता दीजिए। वाह! बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। नमस्कार कर रहे हैं सोमनाथ जी, क्लियर है, शानदार है बोल रहे हैं। वाह! चलिए, शानदार बनाना ही पड़ेगा और आप सभी को सभी की ओर से नमस्कार और अपने जीवन के लिए बहुमूल्य समय निकाल कर अपने खुद के जीवन का आप निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। जैसा कि अभी आपने गाना भी सुना होगा, इस लक्ष्य को हर हाल में पाना है। इस लक्ष्य को हर हाल में पाना है और जब भी शानदार सेशन हो तो आपको स्क्रीन पर आना है, आपको स्क्रीन पर आना है। तो आप लोग सभी स्क्रीन पर आए इसलिए आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे स्केल 2 से लेके स्केल 3 प्रमोशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और 2 से 3 में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 80 क्वेश्चंस आते हैं, उनके नंबर होते हैं 50। अभी तक जितने भी सेशन आप लोग पढ़ रहे हैं, यकीन मानिए कि वो सारे सवाल जो है कवर हो चुके हैं, कुछ सवाल और बचे हुए हैं जिनमें से आपको आने की संभावना है। लेकिन हम उससे ज़्यादा भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो क्लरिकल टू ऑफिसर के साथी पढ़ रहे होंगे, उनको 60 क्वेश्चन आना है और 60 में भी कितने? मान लीजिए तजुर्बा देखेंगे तो 70-30 का रेशियो, 70% जनरल बैंकिंग, 30% आपका इंटरनल बैंकिंग। तो पच आपके 50 मार्क्स होते हैं, 60 क्वेश्चन होंगे और उस 60 क्वेश्चन में से 70-30 को आप हिसाब लगा लीजिए। मतलब 20 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन भी मैं 20 क्वेश्चन जो है आपका मैक्सिमम जो है इंटरनल के आते हैं और इंटरनल के 20 क्वेश्चन आ जाने पर आप काफ़ी साथियों को लगता है कि बहुत सारे सवाल आ गए और 40 क्वेश्चन जो है जनरल बैंकिंग के आते हैं और उस 40 क्वेश्चंस में से पूरा जो आपके क्वेश्चन है उनमें से 40% तो रिकॉल क्वेश्चन आते हैं जो ऑलरेडी आप लोग तैयार कर रहे हैं, तैयार कर चुके हैं। तो वाह! बहुत बढ़िया संदीप मिश्रा जी भी नमस्कार कर रहे हैं, सब कनेक्ट हो गए। तो ये सेशन देखिएगा आप लोग अपनी तैयारी को खुद देख लीजिएगा। स्केल 2 से 3 में भी आप लोग बैठ जाओगे ना तो आप लोग एकदम सफल हो जाओगे शानदार तरीके से, है ना? ये जो देखिए आकांक्षा जी हैं, ये आप लोग सब 2 टू 3 में बैठ जाना। मतलब 0 टू 1 में भी बैठ जाना, 1 से 2, 2 से 3 सब में पास हो जाओगे। इतना मेरा तजुर्बा कहता है, इतना मेरा विश्वास कहता है और क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मैं सब कुछ मैं एक्सपर्ट नहीं हो सकता, लेकिन मैं जितना भी पढ़ूँगा, उसको शानदार तरीके से पढ़ूँगा, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ूँगा। तो आप देखे होंगे कि अभी जो सेशंस हो रहे हैं, जितने भी सेशन हो रहे हैं, आप उतने सेशंस को भी दोबारा देख के, थोड़ा स्टडी करके, लिख के, कहीं डाउट होता है तो जैसे कल डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे संडे को तो अपन डिस्कस कर लेंगे। तो आज ये जो क्वेश्चन रिकॉल क्वेश्चन है, ये अभी 7 मई को एग्जामिनेशन हुआ था और रिकॉल क्वेश्चन से हमको ट्रेंड पता चलता है, वो टॉपिक पता चलता है, क्या चीज़ सर्कुलर में जाके देखना है, उसका रास्ता पता चलता है और सफलता के लिए कैसे-कैसे हमको वास्ता मिलेगा, उसका भी पता चलता है। तो चलिए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, सवालों पे फटाफट चलते हैं और रात्रिकालीन आपके इस सेशन में स्वागत करता हूँ। वाह! पुष्पेंद्र जी भी आ गए, बोल रहे हैं कि अगर उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है और अगर ज़िंदा हैं तो फिर ज़िंदा नज़र आना भी ज़रूरी है और अगर सफलता पाना है तो रात के सेशन में अटेंड करना भी ज़रूरी है। अगर ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। जी हाँ, जब आप घर में समय ना दो तो उनके ताने सुनना भी ज़रूरी है और बहुत कुछ ज़िंदगी में पाना है तो बहुत कुछ सहना भी ज़रूरी है। अगर ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। और सफलता अगर शानदार तरीके से पाना चाहते हो तो हमारे साथ सेशन में रहना भी ज़रूरी है। अगर उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है और अगर ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। तो आप सभी एक्टिवेटेड हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ
थोड़ा सा ज़्यादा मैं स्ट्रेस नहीं दूंगा अपनी बातों पे क्योंकि थोड़ा सा तकलीफ है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से चर्चा करता हूँ और यानी तो आप लोग भी मैं बोलूँगा तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेता हूँ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल पूछा गया था, हु इज़ द नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ नाबार्ड एट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ BRKGB? तो ये देखिए, नॉमिनी डायरेक्टर की बात कही गई है। जब नॉमिनी डायरेक्टर की बात करते हैं तो देखिए हमारे यहाँ क्या सिस्टम होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो उसमें गवर्नमेंट के 2 डायरेक्टर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्टर होते हैं, नाबार्ड के डायरेक्टर होते हैं, फिर आपके स्पॉन्सर बैंक के भी डायरेक्टर होते हैं। तो यहाँ पर नाबार्ड के डायरेक्टर की बात पूछी गई है। आप लोग अपने बैंक का जानते हैं तो अपने बैंक का लिख दीजिए। जैसे आकांक्षा जी ने लिखा है, ललित सिंह नेगी हैं, बड़ौदा यूपी बैंक के, ये जो है नाबार्ड के इनके डायरेक्टर हैं। और यहाँ पर चूंकि ये बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का था, तो ये नाबार्ड के जो डायरेक्टर हैं श्रीमती मंजू खुराना, डायरेक्टर नाबार्ड रीजनल ऑफिस जयपुर। तो ये नाबार्ड रीजनल ऑफिस जयपुर में पोस्टेड है, लेकिन ये आपके बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, नॉमिनी डायरेक्टर हैं आपके BRKGB के लिए। तो एक हिंट ये मिला कि हमको अपने अपने डायरेक्टर कम से कम, देखो नाबार्ड हो गया, नाबार्ड का, क्योंकि ग्रामीण बैंक के लिए नाबार्ड जो है रिफाइनेंस एजेंसी है, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। एक बार गवर्नमेंट के नॉमिनी का नाम याद ना हो, लेकिन नाबार्ड के नॉमिनी का नाम याद रख लीजिए, ये हिंट मिलता है इस सवाल से। तो चलिए अगला सवाल जो है हम डिस्कस करते हैं। सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। सवाल जरा पढ़िए आकांक्षा जी, सवाल पढ़िए तो हमारे बदले थोड़ा सा पढ़ दीजिए आप माइक ऑन करके। The unpaid check should be returned within how many days? थोड़ा समझा दीजिए साथियों को कि क्या पूछ रहा है सवाल, क्योंकि टूटी फूटी भाषा में आया है। अगर कोई चेक जो है वो रिटर्न हो जाता है अनपेड, उसका पेमेंट नहीं होता है, तो उसको कितना दिन में कस्टमर को हमें वापस करना है? ओके, बहुत सारे 24 आवर्स। हाँ, कितने दिन में आना चाहिए? 24 दिन? नहीं सर, 24 घंटे। ये तो कोई लिखता है आपके साथ ही, आपका जो है अच्छा, गलती से लिख दिए होंगे। चलिए, तो जब भी कोई चेक रिटर्न होता है, अनपेड रिटर्न होता है, तो चेक आपको रिटर्न होने के बाद 24 घंटे के अंदर जो पेई है उसको लौटा दीजिए, ये बात कही गई है पॉलिसी में। तो द अनपेड चेक शुड बी रिटर्न विद इन 24 आवर्स फ्रॉम इट्स रिटर्निंग। तो ये चेक रिटर्न हुआ तो उसको बुला लीजिए, रजिस्टर में साइन करा दीजिए, चेक का इन्फॉर्मेशन बता दीजिए, तो आप अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो कंपनसेशन पे करना पड़ता है, कभी कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं तो हम लोग हार जाते हैं, क्योंकि वहां पर रूल बुक देख के उन लोग डिसीजन देते हैं। चलिए, ये सवाल डिस्कस कर रहे हैं साथियों हम लोग स्केल 2 से 3 में। आप देख रहे होंगे कई साथी हमको बोलते हैं कि सर 2 से 3 का अलग से क्लास लीजिए, लेकिन आप देख लीजिए कैसे सवाल आते हैं, और 2 से 3 में भी और 0 से 1 में भी। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, तो जरा पढ़िए, जरा कोई साथी दूसरा पढ़िए तो कोई पढ़ेंगे, और कोई साथी हैं जैसे संदीप मिश्रा जी, जरा पढ़िए जरा इसे, सवाल क्या है? What is the Financial Literacy Center FLC remuneration as BRKGP? ओके, वो थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, रेमुनेशन है वो, कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर है, जो वित्तीय साक्षरता केंद्र है, वहां पर हम लोग पदार्पणा करते हैं। वहां पर रिटायर्ड जो ऑफिसर हैं उनको रखते हैं और उनको सैलरी देते हैं। तो क्या आप अपने बैंक का फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर में जो भी पोस्ट करते हैं, क्योंकि जिले में जहाँ एक फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप होता है, और उस फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप में जहाँ जहाँ आपका लीड बैंक होगा, जहाँ जहाँ आपके शाखाएं ज़्यादा होंगी, या SLBC या DLTC के माध्यम से आपको अलॉट किया गया होगा, वहाँ पर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर में वहां पर जो एम्प्लॉय नियुक्त करना होता है, एक स्टाफ रखना होता है, तो उसका रेमुनेशन पूछा गया, उनको कितना देंगे। नॉर्मली बैंकों में ये जो है ये 15,000 से लेके 22,000 23,000 तक भी देते हैं, मतलब ये रेमुनेशन। लेकिन यहाँ पर आप अपने बैंक के पॉलिसी देखिएगा। यहाँ पर मुझे BRKGB का पॉलिसी तो मुझे मिला नहीं, तो इसीलिए मैं नहीं देख पाया। लेकिन आप जब हम आपके बैंक का पढ़ाएंगे तो उसमें पॉलिसी देखेंगे।
नॉर्मली ये 15,000 से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल FLC। अब मैं देखता हूँ FLC के लिए यहाँ पर आपके बैंक का सर्कुलर तो आया है, लेकिन आप जरा एक बार और देख लीजिएगा FLC का। बाकी इनके लिए कितना है ये अभी मुझे पता नहीं, क्योंकि शायद अभी इस बैंक के साथ ही हमारे साथ जुड़े नहीं होंगे। मे भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 15,000 होगा, क्योंकि ये बड़ौदा, ये भी इनके भी स्पॉन्सर बैंक बड़ौदा बैंक है, तो 15,000 होगा। आपका बैंक का भी हम देखेंगे पॉलिसी में। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर सवाल पूछा गया, व्हाट इज इंश्योर्ड इंस्ट्रूमेंट। इंश्योर्ड इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं? और ये इंश्योर्ड इंस्ट्रूमेंट इतना ज्यादा पूछता है, देखिए सभी स्केल में, ये स्केल 2 से 3 में पूछा है। इंश्योर्ड इंस्ट्रूमेंट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ये इंश्योर्ड इंस्ट्रूमेंट की व्याख्या की गई है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अपूर्ण हो, इनकम्प्लीट हो, उसको इंश्योर्ड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इसकी व्याख्या की गई है अंडर सेक्शन 20 ऑफ NI एक्ट 1981। तो इट इज ए इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। अपूर्ण लिखत या अपूर्ण जो इंस्ट्रूमेंट है, चेक है, उसको बोलते हैं इंश्योर्ड इंस्ट्रूमेंट। इसमें ज्यादा समझने की बात नहीं है, सीधा सीधा इतनी बार ये सवाल आ गया है कि आपको पूरा याद हो गया होगा। चलिए चलिए आकांक्षा जी पढ़िए, तो ये सवाल पढ़िए जरा। आज मैं ज्यादा सवाल नहीं पढ़ पाऊंगा, आप लोग पढ़िए जरा। What is the rate of TDS on rent limit? हाँ, थोड़ा समझाइए जरा, इसको इलेबोरेट करिए सवाल को। What is the rate of TDS on rent limit? Rent limit पे TDS का रेट क्या है? हाँ, TDS टैक्स जो कटता है, टैक्स डिडक्टेड ऑन जो सर्विस होता है रेंट में, उसकी लिमिट क्या है? तो हमारे साथी यहाँ पर सब टाइप करके बता रहे हैं 2,40,000 ये इसका थ्रेशोल्ड लिमिट है। जहाँ 2,40,000 से ऊपर होगा तो वहां पर TDS का रेट कटेगा। वो यहाँ पर TDS कितना % कटता है ये पूछा गया है। तो TDS जो है रेंट लिमिट में, अगर रेंट क्या होता है, कोई भी चीज को अगर किराए पर दे रहे हैं तो उसको रेंट होता है। जैसे कि आपका बैंक है, बैंक की बिल्डिंग है, वो रेंट पर चल रही है, तो वो उस पर रेंट मिल रहा है, तो उस पर टैक्स काटेंगे। कब काटेंगे? अगर साल में उसका रेंट जो है 2,40,000 से ज्यादा होता है तब। अब इसमें ये TDS का रेट क्या एप्लीकेबल होगा, इसकी व्याख्या की गई है 194I में। 194I में अंडर इनकम टैक्स एक्ट में कहा गया है कि जो लैंड और बिल्डिंग पर है वो टैक्स कटेगा 10%, और अगर कोई मशीनरीज है, कोई इक्विपमेंट्स है, तो उसमें टैक्स कटेगा @2%। तो यहाँ पर जो है हाउस बिल्डिंग पे पूछा गया था, तो 10% इसका रेट होगा। लेकिन आपके एग्जामिनेशन में अगर जो भी पूछा जाएगा आप उसके हिसाब से करिएगा। तो यहाँ पर रेट आप TDS जैसा कि हमारे साथियों ने लिखा 2,40,000 का उसका थ्रेशोल्ड लिमिट है, ठीक बात है। लेकिन जैसे आप शाखा में जनरेटर लगाते हैं, जनरेटर क्या हो गया, इक्विपमेंट्स है, तो जनरेटर है इक्विपमेंट्स, तो उसमें जो रेंट होगा उसके 2%। 2% कटेगा। और लैंड बिल्डिंग है, आप अपने मकान का जो अभी जहाँ बैंक चलता है, तो उस बैंक का जो रेंट है वो देख लीजिए। अगर 20,000 से ऊपर का रेंट है तो टैक्स काट के उनको दीजिए 10%। ये बात कही गई। चलिए, ये सर 194 अगर ब्रांच में सोलर लगा हुआ है तो सोलर पे भी कटेगा, वो 2% के रेट से कटेगा ना? सोलर पे लगेगा। सोलर क्या इक्विपमेंट्स लगे हैं ना, वो तो 2% लगेगा। इक्विपमेंट्स है ना, वो तो हाँ जी। 2% लगेगा। लैंड बिल्डिंग छोड़ के बाकी सब में, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स में 2% लगेगा। ठीक है, सोलर रेंट होगा तो 2% लगेगा। चलिए, इसको याद रखिएगा हायर स्केल के लिए 194I। सर ये 194I 194IB क्या डिस्क्राइब कर रहा है? पेमेंट फॉर पर्सनल रेंट मोर देन 50,000 पर मंथ @ 5%। ये 194 जो आई है वो क्या होता है, आपका जैसे कंपनी है, कंपनी के रेंट में। और 194B है, पर्सनल है। ठीक है, पर्सनल होता है, कोई व्यक्ति लिया है उसके लिए। और 194I जो है ये कंपनी हो गया, कॉरपोरेट हो गया, इन पे लागू होता है, इसके लिए है। अगर कोई व्यक्ति विशेष जैसे हमारे आकांक्षा जी खुद अपना लिए कुछ करते हैं और इस तरह का करते हैं, तो वो रेंट लेवल ऐसा रहेगा। और यहाँ पर ये देने वाला जो व्यक्ति होगा,
जो डिडक्टी होगा टीडीएस काट रहा है वो अगर कंपनी फर्म है तो उसके लिए 194 आई होगा। तो चलिए। इसमें ये दिया हुआ है सर, पर्सनल, अगर पर्सनल लिमिट है तो 50,000 पर मंथ के हिसाब से, तो हाँ @5%। और हाँ, जो ये TDS ऑन रेंट लिमिट है उसमें 2,40,000 जो है वो ईयरली लिमिट है ना? ईयरली लिमिट है ना। ओके सर। पर्सनल रेंट अगर मान लीजिए जा रहा है तो 50,000 पर मंथ @ में वो डिडक्ट होगा, है ना। ओके सर। ये। और अगर ये फर्म वगैरह में डिडक्ट कर रहा है तो वहां पर वो 2,40,000 है। और ये 194 आई ही बैंक से रिलेटेड है। ये तो स्क्रीनशॉट ले लिया तो ये आ गया। ये अपने लिए सवाल अभी तक नहीं पूछता है, ये अपने से रिलेटेड नहीं है, @5%। ठीक है। पर्सनल रेंट जो है, पर्सनल रेंट क्योंकि हमारे यहाँ वाइबल नहीं होता है इसीलिए, क्योंकि हमारे यहाँ लीज रेंट वगैरह वाइबल होता है लीज पॉलिसी के हिसाब से, प्रीमाइसेस पॉलिसी के हिसाब से। अगला ये देखिए, ये सवाल जरा पढ़िए गौरव उपाध्याय जी। हाँ वाह बढ़िया, आप तो हाँ लिख रहे हैं। गौरव उपाध्याय जी क्या लिखा, पढ़िए जरा। 20%। हाँ हाँ, तो गौरव जी तो माइक ऑन करना भूल गए हैं, चले भी गए, दरवाजा बंद कर दिया उन्होंने, कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ पर व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस। हाँ सर, हाँ what is the rate of TDS हाँ, per person without PAN card? वाह क्या हुआ। अगर किसी ने डिपॉजिट किया और उस पर इंटरेस्ट इनकम हो रहा है और उसने पैन कार्ड नहीं दिया तो सीधे सीधे पेनल्टी लगेगी 20%। ये तो सभी को याद होगा। द मैक्सिमम टीडीएस रेट विल बी 20% विल बी एप्लीकेबल in following cases. If PAN is not provided by the deductee, it is defined under section 206 AA of Income Tax Act. अगर डिडक्टी ने पैन कार्ड नहीं दिया और उसका टैक्स डिडक्ट हो रहा है, इसका मतलब है वो इनकम के बड़े दायरे में आता है, और उसने पैन कार्ड नहीं बनवाया, मतलब वो जानबूझ के जो है ये अपराध कर रहा है, तो उसका पेनल्टी ज्यादा लगेगा। ये बात कही गई है। ठीक है। तो 20% इज एप्लीकेबल, क्योंकि इसको आर्थिक अपराध के तौर पे देखा जाता है। जब भारत में कोई नियम बना हुआ है कि अगर आप आयकर के उसमें दायरे में आते हैं तो आपका पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है। 50,000 के ऊपर के ट्रांजेक्शन करना है तो पैन कार्ड होना जरूरी है। अब तो बैंक खाते में भी मैंडेटरी पैन कार्ड कर दिया है ना। अगर पैन कार्ड नहीं है तो भी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके टीडीएस कट रहा है, पैन कार्ड नहीं है, तो रेट कटेगा 20%। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जरा पढ़िए जरा, आकांक्षा जी क्या सवाल है। APY will be exit after no contribution for how many days होगा, या how much time होगा? तो ये कोई जानता है, बताइए जरा। इसको तो पढ़े भी होंगे अटल पेंशन सर योजना। शायद 2 साल है, आई एम नॉट श्योर। और कोई साथी जानते हैं, जरा डिस्कस करेंगे जरा। पुष्पेंद्र जी जरूर 2 जानते years सर। हैं। ओके बहुत बढ़िया। और कोई साथी थोड़ा बहुत और इलोबरेट कर पाएंगे। सर 6 मंथ में ये फ्रीज हो जाता है, 1 साल में डीएक्टिवेट हो जाता है और 2 साल में बंद हो जाता है अगर ये कंट्रीब्यूशन सही नहीं किया। बताया इस साथी ने, जी जी, ये साथी ने सही 2 बताया। साल में बन क्या जाता है। नाम, कौन बताया अभी साथी ने। पंकज बोल रहे हैं सर। पंकज जी, तो पंकज जी के लिए तालियों से अभिनंदन कर दीजिए, है ना। क्यों, क्योंकि इन्होंने सही समय में अपने मेमोरी का इस्तेमाल किया। क्योंकि ये जो है सभी सेशंस में, कहीं 1-2 सेशंस में हमने बताया होगा और भी हमारे साथियों ने बताया होगा। तो यहाँ पर एक बात देख लीजिए, अटल पेंशन योजना में मैं एक डिटेल वीडियो भी आपको दिया हूँ, जिसको अगर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे 1-2 बार तो आप उसमें आपको अच्छा समझ में भी आ जाएगा। इसमें ये बात कही गई है कि 6 मंथ अगर हो जाता है तो डिफंक्ट हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। और 12 मतलब ये इसको डोरमेंट बोलते हैं ना, जैसे डोरमेंट हो गया, डिफंक्ट हो गया, 12 मंथ में डीएक्टिवेट हो जाता है। और 24 मंथ्स में क्या हो जाता है, वो क्लोज्ड हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। तो ये अपने को इसमें जो आंसर होगा ये 24 मंथ्स होगा, 2 ईयर होगा, जैसे कि आप सभी ने सही उत्तर बताया, बट ये क्लियरिटी के साथ हो गया। अब एग्जिट की बात आई है, मतलब ये यहाँ पर बाहर ही हो जाएगा, तो इसको 24 मंथ्स या 2 ईयर में टिक लगाएंगे तो सही हो जाएगा। बाकी अटल पेंशन योजना तो बहुत अच्छा स्कीम है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि गांव में रहने वाले लोगों को इस योजना के बारे में सार्थक तरीके से बताएं और थोड़ी थोड़ी बचत लेके वो, अब जिनका 60 साल
के बाद स्टार्ट होगा, उनसे पूछिएगा। जब वो काम करने के लायक नहीं होंगे, उनको मिलेगा उनके खाते में, तो तब उनकी महत्ता समझ में आएगी। तो इसीलिए सरकार की योजनाओं का लाभ जो है आप जरूर अच्छे से पहुंचाते हैं आप लोग, क्योंकि मैंने देखा है आप लोगों को, जितने भी साथी से बात करता हूँ, सब टारगेट इनकम आपका अचीव रहता है और आपको अवार्ड भी मिलता है। जब हम बिजनेस फिगर डिस्कस करते हैं तो अटल पेंशन योजना में आपके बैंक को अवार्ड मिलता रहता है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कोई साथी हमारा पढ़ेंगे? ये कौन साथी हैं? आप अनुष्का जी थोड़ा पढ़ेंगे क्या? अनुष्का जी हैं? मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ जी सर, SHG member works on field to do banking transactions using her laptop, desktop, mobile tab is called as। ये देखिए, ये क्या बोल रहा है कि कोई एसएचजी ग्रुप है, उसका मेंबर जो है लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल टैब इनमें जो है काम करते हैं और बैंक की भी मदद करते हैं। बैंक से ये सिस्टम दिया जाता है, तो उनको क्या कहते हैं, ऐसी बात कही गई है। तो सर कहीं बैंक बीसी सखी सखी सर, कहते हैं क्या? बैंक बीसी बैंक सखी, सखी। बैंकिंग करस्पॉन्डेंस सखी। हाँ हाँ, ये तो बढ़िया है ना? तो अनुष्का जी ने, आप ही ने बताया उत्तर इसका? किसने नहीं बताया? सर, आकांक्षा। आकांक्षा। हाँ, तो ये क्या होता है, हमें देखिए ये एसएचजी ग्रुप बनाते हैं, इसके लिए 3 एजेंसी लगे हैं। एक तो स्टेट गवर्नमेंट, नाबार्ड और बैंक, है ना? स्टेट गवर्नमेंट, नाबार्ड और बैंक लगे हैं। तो ये महिलाओं को हम संगठित करते हैं, बचत की आदत डालते हैं, म्यूचुअल कोऑपरेशन करते हैं, साथ ही साथ फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए सिखाते हैं। एक आध समूह में अच्छे महिलाएं मिल जाती हैं, तो उनको हम लोग बैंक के काम भी सिखा देते हैं और बैंक के काम भी करने लगते हैं। नए खाते खोलना है, विड्रॉल देना है, तो ये उनको लैपटॉप, डेस्कटॉप सीख जाते हैं, तो इनको बोलते हैं बैंक सखी। कई कई बैंकों में अलग अलग नाम होता है, लेकिन इसको बैंक सखी कहा जाता है। बैंक सखी कहा जाता है। और ये सवाल आया, देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन से तो सवाल जरूर आएगा, तो उसके सारे टर्मिनोलॉजी को हमें जानना ही होगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, क्या सवाल लिखा है। व्हाट इज द CIF इन डे NRLM स्कीम? जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में, वहां पर CIF का फुल फॉर्म क्या है? कोई साथी बताएंगे जरा CIF का फुल फॉर्म क्या है? सर कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। ओके, सर बहुत बढ़िया। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड। ओके, तो जो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड, ये क्या होता है जरा बताएंगे? ये बात तो सही कहा आपने, ये आपका जो है आंसर बहुत बढ़िया है, आंसर अच्छा है। क्योंकि डे NRLM में हम लोग क्लास भी अटेंड किए होंगे, लेकिन इसका जिक्र बहुत कम करते हैं। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड बोलते हैं, सपोर्ट फंड तो नहीं है उसका नाम, लेकिन ये एक्चुअल में सपोर्ट ही है, जैसा कहने के लिए सपोर्ट ही है। लेकिन अगर नाम की बात करें तो ये कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड है। जब भी हम SHG बनाते हैं तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, और उस फाइनेंशियल सपोर्ट में पहला सपोर्ट आता है समूह बनाना। समूह बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाती है, साथ ही साथ रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है। तो जब रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है, रिवॉल्विंग फंड अभी कॉर्पस का 20,000 to 30,000 पर SHG कर दिया गया है, दुगुना कर दिया गया है ना, आप लोग जान गए होंगे। जी 20,000 30,000 30,000 से 30,000 कर दिया। और ये डबल इंजन की सरकार है, दोबारा भी सरकार में आएंगी। उन्होंने बहुत सारे आधारभूत जो है बदलाव करते जा रहे हैं, जिसमें से अभी 2,000 के नोट भी बंद कर दिए, ताकि जिनके पास चुनाव लड़ने के लिए रखे होंगे सब बिल्कुल मट्टीपलित हो जाए, और जो है बैंकिंग सिस्टम में वो नहीं आ पाए। और सामान्य तौर से आज कितनी भीड़ भाड़ मिली क्या आप लोगों को? है, क्योंकि जनमानस के पास तो वो नोट है ही नहीं, तो कहाँ से आएंगे? तो आप सर देखिएगा। बिल्कुल नॉर्मल डे था, कोई भीड़ नहीं थी। बहुत बढ़िया। इसके 3 सर फायदे। 4 गड्डी इकट्ठा किया है। हाँ, मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, ये गवर्नमेंट की अभी बहुत स्ट्रिक्ट है। उन्होंने बोला है CCTV चालू होना चाहिए, प्लस कल के जो 2,000 के नोट आपके पास थे वो बुक्ड होने जाने चाहिए। आज से कोई भी 2,000 के नोट ATM में भी नहीं होने चाहिए। आज के बाद जो भी हैं, आपको आज एक्सचेंज भी नहीं करना था आपको। आज अगर कोई जमा करना है तो जमा कर सकता है, एक्सचेंज नहीं कर सकते आज। आज 23 एक्सचेंज तारीख से है सर। 23 तारीख से एक्सचेंज का है। एक्सचेंज के लिए गाइडलाइन क्लियर है, आप उनके KYC लेके
एक एक्सचेंज का फॉर्म होगा, उस एक्सचेंज के फॉर्म के आधार पर ही आप एक्सचेंज करिएगा और ये उसको पूरा पूरा हिसाब रखिएगा। सरप्राइज चेकिंग हो गया या कोई शिकायत आ गई तो हम लोग तो बिल्कुल सिस्टम में हैं, तकलीफ हो सकती है। तो इसीलिए सरकार के स्ट्रिक्ट निर्देश हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये बड़े लोग जो हैं, जहाँ पर जिनके पास पैसे होंगे, वो सिस्टम में लाने के लिए इसको कोशिश करेंगे। तो इस मौके को आप लोग डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के तौर पे देख लीजिए, नए खाते ओपन करने के हिसाब से देख लीजिए, कोई एक्सचेंज करने आया था उसको जमा करने के लिए प्रोत्साहित करिए। और रिकवरी के तौर पर देखिए, रिकवरी के तौर पर रूरल जगह में बहुत कम है, लेकिन रूरल जगह में थोड़े दिन आ जाएंगे। शहर से चलना चालू हो गए हैं, शहर से चल के रूरल आएंगे जो फिर उनके बाद फिर उनको थोड़ा कमीशन लेके वापस आ सकते हैं, ऐसी आशंका है। ठीक है, तो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड पर आते हैं। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड से पहले मैं जैसे बता रहा था कि NRLM में रिवॉल्विंग फंड प्रोवाइड किया जाता है। रिवॉल्विंग फंड के लिए कंडीशन है 4। पहला, सेविंग अकाउंट होना जरूरी है उनका। 3 महीना समूह को पैदा हुए होना जरूरी है। पंचसूत्र का पालन होना जरूरी है और उसकी ग्रेडिंग फर्स्ट ग्रेडिंग में पास होना चाहिए। चार इनके सूत्र हैं। क्या है 4 सूत्र रिवॉल्विंग फंड के? SHG जो रिवॉल्विंग फंड जो है उसका एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए समूह का। दूसरा, 3 महीना उसको बने हुए होना चाहिए, पंचसूत्र का पालन होना चाहिए और उसकी ग्रेडिंग होनी चाहिए, रिवॉल्विंग फंड मिल जाता है। दूसरा फंड होता है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करता है जिसमें उस समूह को, जो एलिजिबल समूह है या उनके फेडरेशन को या बहुत सारे समूहों को मिलके उनको बोलते हैं माइक्रो क्रेडिट प्लान लाइए। माइक्रो क्रेडिट प्लान में उनको सपोर्ट किया जाता है ताकि उनके आजीविका को बढ़ाने के लिए या दूसरे सोशल नीड को बढ़ाने के लिए उनको अवसर दिया जाए और उनकी थोड़ी आय में वृद्धि की जाए। तो इसके लिए उनको कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट दिया जाता है। जहां भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, आप जाने होंगे, इन्वेस्टमेंट जहां पर आता है मतलब ऐसी जगह इन्वेस्ट किए जाते हैं जिससे बार बार आय आ जाए या कोई उनके आय के साधन में बढ़ोतरी हो जाए। सपोज के लिए आप इसमें माइक्रो क्रेडिट प्लान के तौर पर अगर एक व्यक्ति को साइकिल की दुकान बनाने के लिए, साइकिल पंचर बनाने के लिए सारा सामान दे दिए, 10,000 में सामान आ गया, तो वो इन्वेस्ट हो गया। अब वो इसमें इन्वेस्टमेंट से उसकी आजीविका बढ़ जाएगी, उसका रोजगार मिल जाएगा। ये कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड है, ये प्रोवाइड किया जाता है। एक रिवॉल्विंग फंड प्रोवाइड किया जाता है, एक कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड प्रोवाइड किया जाता है और एक फंड प्रोवाइड किया जाता है जिसको VRF कहते हैं, वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड। मतलब जब भी हम गांव में रहते हैं तो एक वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड के तौर पर पैसा दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आपके जीवन में खाने की कमी हो गई, स्वास्थ्य खराब हो गया, कोई प्राकृतिक आपदा आ गया, कोई वल्नरेबल कंडीशन आ गया, तो उस स्थिति से निपटने के लिए समूह के लोगों को ये VRF फंड दिया जाता है जिसको वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड कहते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी यही होता है कि वो 3 महीना का ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप में जो है सेविंग अकाउंट जरूरी होता है, उसका पंचसूत्र का पालन होना चाहिए और उसकी ग्रेडिंग अच्छी होनी चाहिए। ये अगर है तो इनको ये सपोर्ट दिया जाता है। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बता दिया। हालांकि आपको कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड का ये आपको फुल फॉर्म पूछा था। अगला है व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट, BEP। आकांक्षा जी बताएं जरा ये क्या है? सर नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब अगर कोई इन्वेस्टमेंट करके कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कोई भी यूनिट लगाएंगे इन्वेस्टमेंट के बाद, तो एक उस बिजनेस का ऐसा पॉइंट जहां पर सेल्स पैदा हो रहा है, जगह पे नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब उसके बाद अगर एक सेल और हुआ तो प्रॉफिट आएगा, उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। सो द ब्रेक, सर जब कोई यूनिट लगती है तो स्टार्टिंग में पहले उसको लॉस होता है, फिर एक सेचुरेशन तो लास्ट में आता है, फिर एक जो पॉइंट आ जाता है जिसपे उसको ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, जितनी उसने इनकम लगाई है वो ही उसका निकल पाता है, वही ब्रेक इवन पॉइंट होता है। आप पैसा लगाते हैं किसी फैक्ट्री को लगाने के लिए, तो उसकी क्षमता आंकी जाती है कि भाई इसमें कितना उत्पादन होगा और वो सेल होगा कि हमको प्रॉफिट हो जाए। मान लीजिए 1 करोड़ का फैक्ट्री लगा दिए और आप उसमें उत्पादन कर रहे हैं लेकिन सेल नहीं हो रहा है, तो कहाँ से प्रॉफिट आएगा? तो उस पॉइंट को जानने के लिए
आप क्या करते हैं, सेल्स का कैलकुलेशन करते हैं, आपके खर्चे का कैलकुलेशन करते हैं, जिसको फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी निकालते हैं, उसमें वो बिंदु रहता है कि अगर हम 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किए फैक्ट्री लगाने में, जिसमें से 25% खुद दिया, 75% बैंक से लिया, अब वो फैक्ट्री जब रन पे होगी, स्टार्ट होगी और उसका प्रोडक्शन पैदा होगा, तो प्रोडक्शन का जो सेल होगा, कितना करोड़ का सेल होगा, तो उसको ब्रेक इवन पॉइंट को तोड़ेगा, ये बात कही जाती है। द ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच द फर्म इज एट देयर नो लॉस नो प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। इसके बाद अगर एक भी सेल होगा तो प्रॉफिट होगा। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, पढ़िए जरा, पंकज जी पढ़िए जरा। The DSA impairment for how many years? हाँ हाँ, क्या डीएसए क्या होता है? ये सर जो डोर स्टेप बैंकिंग में जो एजेंट होते हैं, डोर स्टेप एजेंट होते हैं, उनका इम्पेयरमेंट कितने साल? डीएसए का डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं। डोर स्टेप बैंकिंग तो अलग है, वो सर्विस प्रोवाइडर होता है, इसमें डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का मतलब क्या है, मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझा दूं तो, जैसे छोटी छोटी जगह में दलाल होते हैं ना, दलाल, है ना, मतलब ब्रोकर होते हैं, सर लोन करा दो सर थोड़ा पैसा, और वो गरीब से 2-3 हजार 10,000 रुपये रख लेता है ना, फिर मैं बैंक मैनेजर को आपको एकदम बढ़िया सा खाना वाना खिला देगा या कुछ करेगा, और सर आप तो ईमानदारी से कर दोगे, लेकिन वो पैसा ले लेता है। तो उसी को लीगलाइज कर दिया, कि भैया आप क्लाइंट खोज के लाओ, हम आपको कमीशन देंगे, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। ठीक है, अभी जैसे जहां पर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के कॉन्सेप्ट नहीं था पहले, तब भी ये था, लेकिन ये क्या करते थे, इसको रिश्वत लेते थे, और उसका लोन करा दूंगा बोलते थे, मैनेजर के साथ अच्छा संबंध है, मैनेजर को बोलते थे कि सर योग्य ग्राहक है, और वो योग्य रहता है तभी मैनेजर करता है, नहीं तो नहीं करता है। अगर बिना योग्य करेगा तो वो पनिशमेंट पाएगा, कल के खराब होगा तो अकाउंटेबिलिटी आएगी। तो मैं योग्यता की बात करता हूँ, कस्टमर योग्य है, बैंक में जाने से हिचक रहा है, बीच में एक आदमी आ जाता है, वो बोलता है मैनेजर साहब से मेरी दोस्ती है, 1-2 बार ढाबा का सेल्फी की फोटो डाल देगा, और फिर उसके बाद उससे पैसे ले लेगा। तो उसी को लीगलाइज करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट किया, 1 नंबर में पैसा दे देंगे, कस्टमर से पैसा मत लेना भाई, तो ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हो गया। इनकी नियुक्ति की जाती है 2 साल के लिए। कितने साल के लिए की जाती है? पहले 2 साल के लिए की जाती है। ये आपके बैंक में भी इतना है, और जिस बैंक में सवाल पूछा गया उनके लिए भी उतना है। 2 साल के लिए नियुक्ति की जाती है, फिर उनकी समीक्षा की जाती है, फिर उसको 2 साल के लिए बढ़ाया जाता है ना। और हाँ, बोलिए पंकज जी, कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, माइक, हाँ माइक ऑन हो गया आपका, कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ पर जो डीएसए है, इनको अलग अलग लोन्स के लिए आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पॉलिसी निकालती है, उनको कमीशन देती है। अगला सवाल है, देखिए कमीशन के बाद, पे आउट टू डीएसए फॉर कार लोन एज पर बीआरकेजीबी पॉलिसी। बीआरकेजीबी पॉलिसी के अनुसार कार लोन अगर कोई डीएसए करता है और उसको कितना कमीशन मिलेगा, ये बात कही गई है। तो मतलब ये सवाल हमको भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपके बैंक का, क्योंकि ये सवाल इशारा करते हैं कि हमें क्या टॉपिक पढ़ना है। इसीलिए रिकॉल क्वेश्चन हमारे लिए अमृत की तरह होते हैं, या जब हम सत्यनारायण की कथा करते हैं तो प्रसाद की तरह होते हैं। प्रसाद इसलिए कीमती होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे हमारी लोगों की इच्छाएं, आस्था और शुभकामनाएं लगी होती हैं, तो यही क्वेश्चंस काम आता है। तो अब यहाँ पर हम अगर पे आउट की बात करें कार लोन के लिए बीआरकेजीबी का, तो अलग अलग बैंक का अलग अलग पॉलिसी होगा। तो यहाँ पर ये भले में लिखा हुआ है, लेकिन मैं उनकी पॉलिसी पढ़ा, अभी इसको चेंज करना होगा। यहाँ कार लोन के लिए इनका डीएसए में कमीशन नहीं है, इनके में डीएसए में कमीशन है हाउसिंग लोन के लिए, एजुकेशन लोन के लिए, मॉर्गेज लोन के लिए है, कार लोन के लिए नहीं है। तो ये आंसर को इग्नोर कर लीजिए और अपना अपना पॉलिसी देख लीजिएगा, अपने पॉलिसी में आपने क्या लिखा है। मॉर्गेज लोन, हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, इनके लिए उन्होंने डीएसए को दिया है, लेकिन कार लोन के लिए डीएसए का ऑप्शन नहीं है इस बैंक में जिसकी चर्चा कर रहे हैं, बीआरकेजीबी के लिए। बट पॉलिसी में बीयूपीबी में सर है। हाँ, आपके बैंक में होगा, तो अभी हम डीएसए का पॉलिसी पढ़ेंगे, तब उस पर चर्चा करेंगे आपके सर बैंक ये में। पॉलिसी में ये किसी पॉलिसी में डिस्कस है या इसका अलग से सर्कुलर है? सर्कुलर है, सर्कुलर में है सर, लेस देन Policy में 75 लाख 1% है।
पॉलिसी नहीं होता, डीएसए के लिए एक सर्कुलर होगा जिसमें आपका डीएसए जो है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कैसे नियुक्त किए जाएंगे, किसको पावर है नियुक्त करने की, ये सारी चीजें रहती हैं, है ना। जैसे इस पॉलिसी में क्या होता है, पॉलिसी तो नहीं बोलेंगे इसको, कि इसका इम्पेनलमेंट कैसे करेंगे, कौन नियुक्त करेगा, कौन कौन से लोन के लिए आपने डीएसए रखा है, डीएसए के पे आउट के लिए थ्रेशोल्ड अमाउंट क्या है। जैसे हाउसिंग लोन के लिए रखा है, तो कोई डीएसए उसको मोबिलाइज किया तो उसका थ्रेशोल्ड लिमिट होता है कि भाई 20 लाख से ऊपर का लाओगे तभी हम देंगे, क्योंकि हमको भी तो थोड़ा फायदा हो ना। मान लीजिए 5-5 लाख का लिया है, तो हम 5 लाख में कितना ही कमाएंगे, तो हम उसका फिजिबिलिटी कहाँ से निकलेगा। तो हम उसमें, जैसे कि ये बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का मैं बात कर रहा हूँ, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इनके लिए 25 लाख है कि 25 लाख से ऊपर का हाउसिंग लोन लाएगा तभी मिलेगा उसको कमीशन, मतलब पे आउट मिलेगा, अदरवाइज पे आउट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सर्कुलर जरा प्रोवाइड करा दीजिएगा आपका, तो मैं उसको भी करा दूंगा। फिर इसमें कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना ये जो हाउसिंग लोन कितना होना चाहिए मिनिमम, ये सारी चीजें हैं, और हर लोन में अलग अलग इनको पे आउट है। सपोज 25 लाख का है तो 0.25 है, 25 लाख से ऊपर है तो 0.30 है, इस टाइप का है। 1% भी है, 1 से ऊपर भी है, अगर मान लीजिए 10 करोड़ से ऊपर का लोन करता है तो ये यहाँ पर चूंकि इनके यहाँ कार लोन का नहीं है, हो सकता है कार लोन का इसलिए नहीं किया होगा कि कार लोन का टाई अप होता है ना उनके डीलर के साथ, तो डीलर को भी देते होंगे, इसीलिए ये नहीं होगा डीएसए के साथ। चलिए, डीएसए का सर्कुलर नंबर बीयूपीवी में क्या है पूछ रहे हैं अंकित जी। तो हमारे साथी जो है होनार साथी बता देंगे, वो तो सर्कुलर हमें भेज देंगे, हम पढ़ा देंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द नॉस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो अकाउंट क्या है, तो आप लोग नॉस्ट्रो अकाउंट के बारे में जाने होंगे। 3 तरह के जो फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट अकाउंट होते हैं, नॉस्ट्रो अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट, ब्लोरो अकाउंट। जब भी हम फॉरेन करेंसी में डील करते हैं, तो आकांक्षा जी कुछ बोल रहे हैं, कुछ बता रहे हैं इसके बारे में। नहीं सर, मैं यही बोल रही हूँ, आवर अकाउंट विद यू, वोस्ट्रो योर अकाउंट विद अस, एंड लोरो देयर अकाउंट विद देम। हाँ, इसका मतलब क्या होगा, नॉस्ट्रो को कैसे समझेंगे अगर सरल तरीके मतलब से। हमारी किसी बैंक का अकाउंट किसी फॉरेन बैंक के साथ। फॉरेन करेंसी, ठीक है। अगर आपके बैंक का बड़ौदा का अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका में यूएस डॉलर में हो तो उसको नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। हमारा खाता आपके साथ, हमारा खाता आपके साथ, जैसे हमारे साथी ने लिखा है आवर अकाउंट विद देम। ए नॉस्ट्रो अकाउंट रिफर्स टू एन अकाउंट दैट ए बैंक होल्ड्स इन ए फॉरेन करेंसी इन फॉरेन बैंक। तो आपका पंजाब नेशनल बैंक का खाता बैंक ऑफ सिंगापुर में, सिंगापुर में जो है उनमें खाता था, वहां पर जो अकाउंट था वो नॉस्ट्रो अकाउंट था। क्या अकाउंट था, नॉस्ट्रो अकाउंट था। तो जो नीरव मोदी जी हैं वो इंडिया से लोन नहीं लेते थे, क्योंकि इंडिया में लोन का रेट ज़्यादा है, वो फॉरेन से लोन लेते थे। तो वो हांगकांग से लोन लेते थे, दूसरी जगह से लोन लेते थे। जब लोन लेते थे तो वहां पर जो पैसा मिलता था वो फॉरेन करेंसी में मिलता था, तो उसको कलेक्ट कराते थे, उस नॉस्ट्रो अकाउंट में कलेक्ट कराता था, पीएनबी के नॉस्ट्रो अकाउंट में। बैंक वहाँ का क्या है, कस्टमर को नहीं देता, तो पीएनबी को नॉस्ट्रो अकाउंट में दिया, फिर वहां से वो निकाल के कस्टमर को जाता था। तो ये नॉस्ट्रो अकाउंट का एग्जाम्पल है, आवर अकाउंट विद देम। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द प्रोसेसिंग चार्ज फॉर ट्रैक्टर फाइनेंस ऑफ BRKGB। वाह, बताइए अपने अपने बैंक का। ये अभी मैं देखा हूँ, ये इस फाइनेंशियल ईयर में प्रोसेसिंग चार्ज पूछ रहा है, और तो और जनवरी से ले लें, जनवरी 2023 से हायर स्केल में प्रोसेसिंग चार्ज पूछा गया है, ग्रामीण बैंक में भी, नेशनलाइज बैंक में भी। अब किस स्कीम का प्रोसेसिंग चार्ज पूछ लेगा ये कह नहीं सकते, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ सभी स्कीम का अगर एक पन्ने में प्रोसेसिंग चार्ज लिखेंगे तो आपको अंतर्दृष्टि मिल जाएगी कि नॉर्मली प्रोसेसिंग चार्ज कितना होता है। आप क्या करिएगा, एक डायरी निकालिएगा और हाउसिंग लोन प्रोसेसिंग चार्ज, एजुकेशन लोन प्रोसेसिंग, ऐसे जब लिखेंगे ना तो ज्यादातर रिटेल में 0.50 की प्रोसेसिंग चार्ज होता है, 0.50 रिटेल लोन में।
और अदर नॉन रिटेल वगैरह में जाएंगे तो फिर वहाँ पर 1% भी होता है, मॉर्गेज वगैरह में थोड़ा ज़्यादा होता है, जो हार्वेस्टर ट्रैक्टर वगैरह में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आप लोग जब अपने अपने स्कीम्स के प्रोसेसिंग चार्ज देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर BRKGB का पूछा गया तो प्रोसेसिंग चार्ज इनका 2% ऑफ द सैंक्शन लोन है। कितना है? 2% है। ये दीपक वर्मा जी क्या लिखते हैं? 25% लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? 2.5 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? सर 2.5। 2.5 है। कौन से बैंक का है दीपक जी? सर शायद हमारे बैंक का है, बड़ौदा बैंक का है। कंफर्म नहीं हूँ बैंक मैं का? मैं बैंक का? कंफर्म नहीं हूँ सर, बड़ौदा बैंक का है। अच्छा, चलो तो आपका कंफर्म कर लेंगे, है ना। अभी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ प्रोसेसिंग चार्ज है ट्रैक्टर फाइनेंस का 2%, ये BRKGB का। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, जरा पंकज जी पढ़िए जरा, क्या लिखा है, पढ़िए जरा। What is the rebate on processing charge by RMCC and GMCC? थोड़ा समझाइए जरा, RMCC क्या है, GMCC क्या है? RMCC सर ये है कि जैसे कि रीजनल ऑफिस में जो क्रेडिट कमेटी बनती है हाँ हाँ। उसमें, और GMCC जो HO में जो GM लेवल की जो कमेटी होती है वो GMCC है। रीजनल इसमें क्रेडिट और कमेटी और क्रेडिट अप्रूवल कमेटी जनरल मैनेजर हेडेड, है ना। यस सर, उसमें क्या मतलब प्रोसेसिंग चार्ज में क्या वेव कर सकते हैं, कितना रिबेट कर सकते हैं? ओके, तो अभी हम चूंकि आप लोग का ना क्रेडिट पॉलिसी पढ़े नहीं है इसलिए आप लोग को नहीं देखे होंगे। क्रेडिट पॉलिसी में जिक्र होता है इसमें कि उनको कितना पावर है। तो इनको 50% रिबेट का पावर है प्रोसेसिंग चार्ज में, कि जो प्रोसेसिंग चार्ज लग रहा है उसमें 50% रिबेट कर सकते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो 100% भी कर सकता है 100%। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। और चेयरमैन है 75% कर सकता है। लेकिन ये हम डिस्कस करेंगे आपके पॉलिसी में, तब सही होगा। ये अलग अलग बैंक के अलग अलग होते हैं, क्योंकि सबका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग होता है, सबकी कॉम्पिटेंसी अलग होती है, सबके पास कैपिटल रिस्क लेने की क्षमता सब अलग अलग होती है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, लेकिन इस सवाल के साथ उत्तर भी लिखा हुआ है। एडहॉक allows up to how much rupees can be sanctioned by regional manager credit approval committee? तो जो रीजनल ऑफिस में क्रेडिट अप्रूवल कमेटी है उनको कितने रुपए का एडहॉक सैंक्शन करने का पावर है और कितने दिन के लिए? तो ये मैं देखा हूँ हायर स्केल में एडहॉक सैंक्शन या कोई डेविएशन या कोई एडिशनल फीचर के बारे में जरूर सवाल पूछते हैं। बड़े स्केल में क्लरिकल टू ऑफिसर में तो सिंपल सब पूछ लेगा, लेकिन ये एडहॉक एक पॉपुलर सीरीज में आता है हायर स्केल में कि एडहॉक सैंक्शन में RM साहब को कितना पावर है। RM साहब को इंडिविजुअल तो पावर होता नहीं, उनकी कमेटी को कितना पावर है। 2 करोड़ तक का एडहॉक सैंक्शन दे सकते हैं और ये वैलिड होगा 2 महीना। एडहॉक ये एक ऐसा लिमिट होता है कि जिस पार्टी को आपने रेगुलर सैंक्शन दिया है, सपोज एक पार्टी को आपने 5 करोड़ का लोन दिया है, अगर 5 करोड़ का या 10 करोड़ का आप 10 करोड़ का लोन दिया है तो वो पार्टी को लिक्विडिटी क्रंच होता है, अचानक कोई ऑर्डर मिल गया, बड़ा सा ऑर्डर मिल गया, आपको जस्टिफाई दिख रहा है, तो चूंकि तुरंत लोन अकाउंट रिन्यूअल नहीं हो पाएगा इसलिए उसको एडहॉक सैंक्शन दे देते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। तो जो लिमिट पहले से सैंक्शन है उसका 20% मैक्सिमम, ऐसा पॉलिसी में लिखा रहता है अलग अलग, है ना। या मैक्सिमम 2 करोड़ RMCC को पावर है, तो 2 करोड़ का है पावर है और उसकी वैलिडिटी होगी 2 महीना। 2 महीने के अंदर ये इनवैलिड हो जाएगा, वो पैसे पटाने होंगे, तो इसको बोलते हैं एडहॉक सैंक्शन। और अगर फिर इसके बाद जारी रखना चाहता है तो फिर रेगुलर सैंक्शन करेगा, और रेगुलर सैंक्शन होता है सारे डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, फिर सारे फिजिबिलिटी, सारा लिमिट, सारा सिक्योरिटी, सारे के आधार पर होता है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल पढ़िए जरा, आकांक्षा जी पढ़िए। पर्पस ऑफ सोशल मीडिया पॉलिसी। क्या है सोशल मीडिया आकांक्षा जी? सोशल मीडिया, व्हाट इज सोशल मीडिया, क्या पर्पस है? सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को अवेयर करना। सोशल मीडिया जस्ट लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, हाँ सोशल मीडिया, ट्विटर। हाँ आज सोशल मीडिया एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है लोगों के रहने की, लोगों के रहने की वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। तो जब लोग सोशल मीडिया पे ही हैं सब लोग, तो बैंक क्यों सोशल मीडिया पे ना चला जाए? आप बताओ, अभी सब लोग क्या करते हैं बताइए।
मैं कहीं जाता हूँ, घूमने जाता हूँ, तो आपको सोशल मीडिया में भेज देता हूँ ना, अपना देखते हैं ना। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारे जितने चाहने वाले या हमारे साथ जुड़े रहने वाले सब तो सोशल मीडिया में रहते हैं। जैसे सोशल मीडिया में, तो इस सोशल मीडिया में बैंक इसलिए आई है, क्यों? क्योंकि बैंक के ग्राहक भी अपना ज़्यादातर समय सोशल मीडिया में रहते हैं। तो सोशल मीडिया में रहने वाले लोगों के बीच अपना प्रेजेंस रखें, अपनी मार्केटिंग कर पाएँ और उसको बिजनेस में बदल पाएँ, उसके लिए बैंक जो है सोशल मीडिया में आया। तो इसका पर्पस क्या है? सोशल मीडिया इज ए वाइडली यूज्ड बाय बैंक टू रीच ए लार्ज डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑडियंसेस एंड प्रमोट देयर सर्विसेज। अगर हम आकांक्षा जी को बोलेंगे कि एक रिकवरी की अच्छी स्कीम आई है, जाइए सबको बता दीजिए, तो आकांक्षा जी बोलेंगे एक दिन में एक ही 2-4 लोगों को बता पाएंगे, 10 लोगों को बता पाएंगे। लेकिन बैंक एज ए होल अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और आपके जो व्हाट्सअप हो गया, इनमें अगर कोई इंफॉर्मेशन साझा कर दी जाए तो हम ऐसे कस्टमर के पास भी पहुंच जाते हैं जहां तक सामान्य हम लोग व्यक्तिगत तौर से नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए ये सोशल मीडिया का उद्देश्य है। चलिए ये जरा पढ़ के बताइए जरा, पंकज जी क्या लिखा है, पढ़िए तो। परमानेंटली प्रिजर्व ओल्ड रिकॉर्ड एज पर रिवाइज्ड केवाईसी पॉलिसी। अच्छा, क्या है इसका, क्या मतलब है? सर इसमें ये है कि आपको जो आपके पास रिकॉर्ड है उसको कितने दिन तक आपको प्रिजर्व रखना है रिवाइज केवाईसी पॉलिसी के जब भी दौरान। ऐसे कॉमन सा सवाल आएगा तो उसका तो 5 ईयर है ना? सही। कॉमन सवाल आएगा तो इसका 5 ईयर है। लेकिन हम लोग आपका रिकॉर्ड कीपिंग पॉलिसी भी पढ़ेंगे, जिसमें अभी बहुत सारे जो पे आरआरबी में सवाल पूछे जा रहे हैं अलग से, कि जो वेज पेमेंट किए हैं उसको कितना दिन रखना है, उसको 8 साल रखना है। अलग अलग बैंक का अलग अलग है। फिर जो अगर कोई रेंट पे किया है आपने, कोई रेंट पे किया है तो उसको कितने साल के लिए रखना है? 8 साल के लिए रखना है। तो आपका रिकॉर्ड कीपिंग पॉलिसी हमारे पास, वो पढ़ लेंगे तो आप पूरी आइडिया हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली अगर इससे रिवाइज केवाईसी पॉलिसी हो गया या पीएमएलए पॉलिसी हो गया या अंडर सेक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के पॉलिसी के तहत कुछ पूछा गया तो वहां पर 5 ईयर होगा, या कोर्ट कचहरी में पूछा गया तो 5 ईयर। लेकिन बैंक के पर्टिकुलर बैंक के रिकॉर्ड कीपिंग का आ गया, जैसे अभी सवाल पूछ रहा है कि एज पर BRKGB रिकॉर्ड कीपिंग पॉलिसी बैंक द्वारा पे किए गए रेंट के वाउचर्स कितने साल तक मेंटेन रखना है या प्रिजर्व रखना है, तब फिर अपने को अपने पॉलिसी से देना होगा। ये बात है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके बैंक का अगर कोई मिस्ड कॉल अलर्ट नंबर है या कंप्लेंट करने का जो नंबर है या कस्टमर ग्रीवेंसेस या कस्टमर की जानकारी के लिए कोई सा अगर सुविधा एक्सटेंड किया गया है, मिस कॉल अलर्ट या कॉल नंबर, तो जरूर याद रख लीजिएगा। अभी लगातार पूछने लग गया है ये सवाल। तो मिस कॉल अलर्ट नंबर पूछा गया है तो बड़ौदा बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए ये नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 8880094411। नॉर्मली हम लोग कस्टमर को तो देते हैं या बैंक के प्रीमाइसेस में छपा होगा, लेकिन याद नहीं रहता है। तो आप लोग अपने अपने बैंक का जरा याद रख लीजिएगा कि मिस कॉल जो नंबर है, एक टोल फ्री नंबर या मोबाइल नंबर क्या है, ये आप याद रख लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, जरा पढ़िए आकांक्षा जी क्या लिखा है। रिटेल लोन इंडिविजुअल डिस्पोजल टाइम। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे रिटेल लोन में दो होता है, इंडिविजुअल और ग्रुप होता है आई थिंक। तो इसमें जो इंडिविजुअल रिटेल लोन है उसका डिस्पोजल टाइम क्या है? अच्छा, तो ये सवाल कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा अभी आज तो साथी है नहीं वहाँ के, सवाल कुछ स्पेसिफिक सवाल होगा। जब भी रिटेल लोन की बात करते हैं तो नॉर्मली 7 डे में डिस्पोजल होना चाहिए। जैसे रिटेल लोन में हाउसिंग लोन कोई लेने आ रहा है तो 7 डे में डिस्पोजल होगा। एजुकेशन लोन लेने आ रहा है, अगर विदाउट कोलेटरल है तो 3 डेज में डिसबर्स होगा, विथ कोलेटरल है तो 7 डे में होगा। अगर कोई पर्सनल लोन लेने आ रहा है तो 1 दिन में डिस्पोजल होगा। अगर कोई व्हीकल लोन आ रहा है तो 2 दिन में डिस्पोजल होगा। ऐसे टाइप के डिस्पोजल है। लेकिन रिटेल लोन 1 हफ्ते में डिस्पोजल होंगे, इसलिए उसका आंसर होगा विद इन 7 डेज। तो आप का जो
डिस्पोजल में क्या होता है, 3 चीजें होती हैं, या तो आप उसको सैंक्शन कर दोगे, या तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, या तो रिटर्न कर दोगे। ये तीनों चीजें ही डिस्पोजल में आती हैं, लेकिन उसी टर्न अराउंड टाइम में आपको करना होगा। चलिए अगला सवाल पढ़ेंगे जरा। हमारे अनुष्का जी हैं, चले गए? चले गए वो। चलो पंकज जी आप पढ़ो। और What is the provision of standard loan shown in balance sheet for agri and SME loan? हाँ थोड़ा समझाइए, क्या इस- क्या पूछ रहे हैं सवाल? एग्रीकल्चर और एसएमई में आप स्टैंडर्ड जो लोन होते हैं उसमें कितना प्रोविजन किया जाता है? ठीक बात। अब आप बताइए जरा, प्रोविजन पॉइंट सारे लोन में किया जाता है कि कुछ कुछ लोन में किया जाता है? सारे लोन में किया जाता है। सारे लोन में किया जाता है। स्टैंडर्ड में प्रोविजन कितना होता है नॉर्मली स्टैंडर्ड लोन में? एग्रीकल्चर में 0.25% करते हैं। स्टैंडर्ड लोन में नॉर्मली 0.40% का 0.40%। जीरो का प्रोविजन होता है, लेकिन अगर एग्रीकल्चर और एमएसएमई है, एसएमई है, तो वहां पर 0.25 होता है। वहां पर 0.25। क्यों? उसका रीजन ये है कि मैं जैसे आपके बैंक की बात करूं, आपका तो 100 रुपये लोन दे रहे हैं, तो उसमें 90 रुपये एग्रीकल्चर को जाता है। तो अगर उसमें प्रोविजन बढ़ा देंगे तो अपने पास तो ऐसी पूंजी कम रहती है, तो अपने कैपिटल को रखना पड़ेगा ना, पैसे को ना। तो इसीलिए इसको कम रखा गया, 25 पैसा रखा गया, 0.25, क्योंकि एग्रीकल्चर एक थ्रस्ट एरिया है, प्रियोरिटी सेक्टर है, और ज्यादा लोन है, क्वांटम ऑफ फाइनेंस ज्यादा होगा, और वो हमेशा खड़ा रहेगा। 4 लाख का किसी किसान को लोन देते हैं तो कभी वो जीरो होता है क्या पंकज जी? जीरो होता है? नहीं होता है। 4 लाख खड़ा रहता है, 20 साल हो गया किसान को, 4 लाख रहेगा, और बल्कि बढ़ते ही बढ़ा देते हो आप। जब पटा नहीं पाता है ना, तो बोलते हो 50,000 बढ़ा दे रहे हैं, वो निकालो फिर उसी में से पटाओ ब्याज को। हमारे यहाँ सर तत्काल लोन केसीसी तत्काल उसको दे के और बढ़ा देते हैं। सही बात है। तो यहाँ पर ये, हालांकि ये जो पॉपुलर सीरीज का सवाल है, इसको याद रखिए, 0.25% ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज टू बी प्रोवाइडेड एज ए प्रोविजन, है ना? ये प्रोविजन रखना पड़ेगा, केप्ट एज ए प्रोविजन। अब यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है, जरा सवाल पढ़ेंगे जरा। हमारे दीपक वर्मा जी, सवाल पढ़ने आता है? सवाल पढ़िए जरा। What is the nomination modification for joint locker holders? हाँ क्या बोल रहे हैं दीपक जी, सवाल क्या बोल रहे हैं? What is the nomination modification हिंदी for हिंदी में बताया ना गोटिया, हिंदी में क्या पूछ रहा है सवाल? तो इंग्लिश तो पढ़ी थी। जी सर? नॉमिनेशन मॉडिफिकेशन का फॉर्म पूछ रहा है, क्या फॉर्म है, फॉर्म नंबर, है ना? फॉर्म नंबर, यस। तो नॉमिनेशन जॉइंट लॉकर में, ये लॉकर का है तो आप एसएल कर लीजिए, क्या करिए? और अगर सेफ कस्टडी का होता तो एससी कर लेते, डिपॉजिट अकाउंट का होता तो डीए कर लेते, ठीक है? तो डीए 1 होता है, किसका होता है? नॉमिनेशन ऐड करने, डीए 2 नॉमिनेशन कैंसिल करने का, डीए 3 होता है मॉडिफिकेशन का। तो ये चूंकि लॉकर का है, तो लॉकर का SL1 होगा ऐड करने का, SL2 होगा कैंसिल करने का, और SL3 होगा मॉडिफिकेशन। SL3 फॉर्म बहुत सारे साथी अच्छा सीख गए हैं, सब SL3 में लिख दिए लग रहा है। हाँ बहुत बढ़िया। तो SL3 फॉर्म होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल जरा पढ़िए। आकांक्षा जी आप अच्छा पढ़ते हैं, आज साथ दे रहे हैं आप, है ना? थोड़ी मेरे को ज्यादा बोलते नहीं बन रहा है, मैं कल थोड़ा रेस्ट करूंगा, ठीक हो जाऊंगा, तब आप लोगों को अच्छा पढ़ा पाऊंगा। So integrated ombudsman scheme has been launched by RBI under which act? ओके बहुत बढ़िया, ये तो याद होना चाहिए। इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम जो अभी 2021 में उसको लॉन्च किया आरबीआई ने, ये कौन से पावर का इस्तेमाल किया आरबीआई ने, और कौन से एक्ट में इसका पावर मिला है, ये तो मैंने बताया होगा, कई बार बताया होगा। पहला जो ओम्बुड्समैन स्कीम आया था 1995 में, और वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत इसको पावर मिला है, अंडर 35A, सेक्शन 35A के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। हाँ कुछ साथी लिख रहे हैं, पाठक जी, बैंकिंग रेगुलेशन जो एक्ट है उसके सेक्शन 35A के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ग्राहकों के हितों की रक्षा करें, उनके ग्राहक के राइट्स के लिए जो बैंकों को ड्यूटी दी गई है उसका पालन
न करने पर उसमें कंपनसेशन ये करने के लिए इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम दी गई है कि जब आप इतनी सारी बातें करते हैं तो ग्राहक की बात क्यों नहीं सुनते हैं भाई? ग्राहक की बात सुनते क्यों नहीं है? और ग्राहक की बात झट से सुनो। इसलिए 15 दिन का समय दिया है, ग्राहक की बात करो यार। ग्राहक के लिए आप इतना सारा है, राइट टू इन ट्रांसपेरेंसी, राइट टू ऑनेस्टी, फिर राइट टू रिड्रेस द जो ग्रीवेंसेस, ये सारी चीजें राइट है उनके। अब उनका सारा चीज है, तो ग्राहक की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? उसके लिए 15 दिन में उसको जवाब देना होता है। जवाब नहीं दोगे तो पनिशमेंट हो सकता है और कंपनसेशन दे सकता है, अवार्ड दे सकता है, जो जितना नुकसान ग्राहक को हुआ उसका 2 गुना या मैक्सिमम 20 लाख। अगर उसका मानसिक प्रताड़ना हुआ, बोला कि इसकी वजह से मेरा मानसिक प्रताड़ना हुआ, मेरा बहुत सारा नुकसान हो गया, तो उसके लिए 1 लाख रुपए एडिशनल। तो इसकी व्याख्या की गई है अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और अंकित सिंह जी, ये बताइए जरा आप कि जो आरबीआई जो है इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन जो बनाया है, इसका थीम क्या है अभी? अंकित सिंह जी हैं? हाँ जी, कोई बताएगा थीम क्या है इसका? पाठक जी, संदीप मिश्रा जी बताएंगे। संदीप जी, यस सर। ये जो ओम्बुड्समैन स्कीम है, इसका थीम क्या है? इसका थीम है वन नेशन वन ओम्बुड्समैन, है ना? वन नेशन वन जी सर। ओम्बुड्समैन। और भारत में जो एक ही ओम्बुड्समैन होगा, भारत का कोई भी नागरिक कहीं से भी शिकायत कर सकता है और कहीं भी वो शिकायत रिजॉल्व होने के लिए चला जाएगा, क्योंकि आरई है ना, जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, उनको ये कंप्लेंट जो है सुनना होगा फास्टली। और इसमें जो खास बात होती है कि इसमें अपील जो है सीधे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को किया जाता है। पहले जो है वो आपका किसका था? आरबीआई के जनरल में किसको करते थे पहले? जॉइंट डायरेक्टर को करते थे, है ना? अभी वो एग्जीक्यूटिव जी डायरेक्टर को करते हैं। चलिए, अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज लिक्विडिटी रिस्क? तो संदीप जी, कुछ आकांक्षा जी बता पाएंगे लिक्विडिटी रिस्क क्या है? सर पढ़ा तो है पर अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा है। इंटरव्यू में ज्यादा पूछा जाता है लिक्विडिटी रिस्क के बारे में। अब लिक्विडिटी रिस्क ये होता है कि अगर मान लीजिए, बैंकिंग का फंडा क्या है? बैंकिंग का फंडा है किसी से पैसा लो, किसी को पैसा दो, यही है ना बैंकिंग? हाँ सर, समझ आ गया। अगर हमने हमारा डिपॉजिट से ज्यादा हमने जितना हमारा डिपॉजिट है उससे ज्यादा हमने लोन कर दिया है, तो अगर किसी डिपॉजिटर ने आकर के हमसे डिमांड की, तो उस टाइम पे अगर हमारे पास वो उसको सप्लाई करने के लिए कैश नहीं है, तो उसे लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। हाँ एग्जैक्टली, आपने भी अच्छा बता दिया। तो अभी क्या होता है थैंक यू सर। कि जब हमारे पास कोई पैसा आता है तो हम उसको डिप्लॉय कर देते हैं लोन के रूप में। तो हर पैसा ड्यू होता है। मान लीजिए डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है, मतलब डिमांड लायबिलिटी है, तो डिमांड लायबिलिटी जब मांगो तब देना पड़ेगा। दूसरा होता है टाइम लायबिलिटी, जो फिक्स टाइम पे ड्यू होगी। तो जब ड्यू के होगी, ड्यू की स्थिति में आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपकी इनेबिलिटी होनी चाहिए कि उसके ड्यू को पटा पाए। तो वो कैसे आकलन होगा कि आपने जो जो पैसा दिया है, कौन कौन से बकेट में दिया है, वो कब कब वापस आपके पास आ रहा है, तब जब जब मांगेंगे तब देंगे। इसको बोलते हैं एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, एएलएम। तो हर बैंक में एक एएलएम कमेटी होती है जो एसेट और लायबिलिटी को मैनेज करती है कि जिस जिस बकेट में पैसा आया है वो अगर मांगेंगे तो हम उस लायबिलिटी को कैसे पे कर पाएंगे, यही क्षमता लिक्विडिटी। अगर उसमें नहीं कर पाएंगे तो एक खतरा होगा, उसको लिक्विडिटी रिस्क बोलते हैं। इट इज ए इनेबिलिटी टू मीट पेमेंट ऑब्लिगेशन इन फुल ऑन टाइम व्हेन दे बिकेम ड्यू। जब ये कोई हम डिपॉजिट लिए हैं किसी से, अगर वो ड्यू हो गया है और उसको पटाने में असमर्थ हैं, तो ये लिक्विडिटी रिस्क पैदा होगा। इसीलिए आपका एएलएम कमेटी जो है उसको मैनेज करती है। चलो पंकज जी पढ़िए जरा, यादव जी। What is the PMEGP first loan limit for service and manufacturing enterprises as per revised policy? रिवाइज पॉलिसी के अकॉर्डिंग PMEGP में
फर्स्ट लोन लिमिट कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में कितना अमाउंट देना होता है? बताइए जरा कितना है। अभी सर सर्विस में 20 लाख है, मैन्युफैक्चरिंग में 50 लाख हो गया। ओके, यस सर। सरकार ना आउटले देता है, आउटले देता है मतलब बजट में पैसा देता है कि ये पैसा है, मैं मेरे गांव में रहने वाले लोग या सेमी अर्बन जगह में रहने वाले लोगों को उद्योग धंधा करने के लिए, जो माइक्रो यूनिट्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए मैं आउटले मेरे से फंड का इस्तेमाल करिए, जिसके लिए वो उसने केवाईसी बनाया है, जो नोडल एजेंसी है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट रोजगार प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। नेशनल प्रोग्राम। अब सोचिए भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, इतना सबको नौकरी तो दे नहीं सकते हैं, तो इस स्कीम को इतना अहम रोल दिया गया है और बैंकर्स को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोग रोजगार पैदा करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए सॉरी, गांव में आप कोई ऐसा इंडस्ट्री बिठा दीजिए, मिनी इंडस्ट्री, जिससे कि गांव में जो लोग फालतू घूम रहे हैं वो रोजगार करेंगे, पैसा कमाएंगे। तो इसके लिए फर्स्ट लोन लिमिट जो है अभी उसमें वृद्धि किया है, 50 लाख कर दिया है और सर्विस इंडस्ट्री में 20 लाख कर दिया है। अब इन दोनों को समझिए। मैन्युफैक्चरिंग मतलब ये गिलास है, जब भी हम पानी पी रहे हैं तो ये गिलास जो बना रहा है, जो कंपनी गिलास बना रहा है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में आएगा। लेकिन ये गिलास बनने के बाद एक व्यक्ति इसी गिलास को खरीद के बेच रहा है, तो इसको सर्विस इंडस्ट्री बोले। बात समझ में आई तो बोलिए हो, है ना। तो आप ये बनाने वाली जैसे आप क्या कर सकते हैं, अभी ना शादियों में वो डीजे सॉन्ग्स वगैरह काफी चलता है, या मेरी सेरेमनी के लिए बर्तन टेंट हाउस ये सब चलता है। ये सब लोन देंगे किसी को 10 लाख रुपए में, मान लीजिए देंगे, गांव में 10 लाख में हो जाता है, और उसको अच्छे से देंगे तो 8-10 लोगों को रोजगार मिल जाता है। कैसे, एक जन है वो डीजे वाला बाबू, गाना चला करेगा, एक उसको भी सैलरी मिलेगी। और अभी तो सीजन स्टार्ट हो गया है ना। ये जयपाल जी बोल रहे हैं, हाँ सर अपना भी नंबर आएगा बोल रहे हैं जयपाल जी, हम भी बाजा बजाएंगे बोल रहे हैं, है ना। शादी में जब चलेंगे तो ये सब ये रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं आप। चलिए, तो इसमें 50 लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट, और ये लोन लिमिट जो है प्रोजेक्ट कास्ट के ही दिया है यहाँ पर। ये एक्चुअल में प्रोजेक्ट कास्ट जो है आपका 50 लाख का है, और लोन लिमिट भी मैक्सिमम 50 लाख है और 20 लाख, इसमें मार्जिन भी कम रहता है इसी वजह से। लेकिन आंसर तो ये 50 लाख और 20 लाख ही होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द interest subsidy percentage for economic weaker section and LIG under PMAY schemes। तो ये तो सभी को याद ही होगा, पॉपुलर सीरीज का सवाल है कि जो EWS और LIG दोनों में इंटरेस्ट सब्सिडी है, और गवर्नमेंट जो है इन्हीं दोनों में इंटरेस्ट सब्सिडी अभी दे रहा है, MIG में बंद कर दिया है। तो EWS LIG में जो सब्सिडी है, इंटरेस्ट सब्सिडी, वो होता है 6.50% होता है। और डिटेल वीडियो भी आपके लॉगिन सेक्शन में आप लोग देख लीजिएगा, बल्कि पॉपुलर सीरीज में यही पूछा जाता है। और दूसरा ज्यादातर पूछा जाता है इनकम रेंज, EWS का इनकम रेंज क्या है, LIG का इनकम रेंज क्या है, ये पूछा जाता है। अगला है, मॉर्गेज इज डिफाइंड अंडर व्हिच एक्ट। देखिए मॉर्गेज का सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा, चाहे छोटा सवाल हो चाहे मॉर्गेज हो। मॉर्गेज और चार्ज ऑन सिक्योरिटी, ये सवाल पूछता है जरूर। तो मॉर्गेज को कब कहाँ डिफाइन किया गया है, अंडर सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मॉर्गेज की व्याख्या की गई है। और मॉर्गेज एक ऐसा चार्ज है जिससे कि अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को कोई हितग्राही अपने किसी लिए गए वित्त सेवा के अधीन उसको एज ए सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट रख सकता है, और इस प्रक्रिया को मॉर्गेज कहते हैं। कि अगर वो किसी चुकौती नहीं कर पाने की स्थिति में उसके इमूवेबल प्रॉपर्टी पे बैंक कब्जा कर सकती है, कब्जा करने के बाद उसको बेच सकती है और अपने ऋण की वसूली कर सकती है। इसकी व्याख्या की गई है मॉर्गेज। एक प्रभार दर्ज होता है। चलिए अगला सवाल बहुत आसान सा सवाल है, थोड़ा आकांक्षा जी पढ़ दीजिए, थोड़ा समझा दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
What is the maximum loan limit हम्म, under PMMY Tarun limit? Sir, maximum 10 lakhs. ओके मैक्सिमम। तो और क्या स्कीम है बता दीजिए जरा। सर शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 50,000 तक, किशोर में 50,000 1 रुपए से 5 लाख तक, और तरुण में 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख। ठीक बात है। तो ये मैक्सिमम लिमिट तरुण का पूछा है। हालांकि ज्यादातर बार जो है किशोर का पूछता है, किशोर का, लेकिन अभी इसमें यही पूछा है तो हम इसी का जवाब ले लें कि ये है तरुण का 10 लाख। अब एक और बात बता दीजिए कि इसमें शिशु कितना होना चाहिए, मिनिमम शिशु कितना होना चाहिए। जो भी लोन देंगे आप उसमें मिनिमम शिशु लोन कितना होना चाहिए। 60% होना चाहिए, है ना। ये एक बार मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं अभी साझा कर दूंगा, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। 60% मिनिमम होना चाहिए ऐसा लिखा है। मान लीजिए आप जितने भी लोन दे रहे हैं 100 रुपए, उसका 60 रुपए जो है शिशु में होना चाहिए, बाकी जो है आप बड़े में ले लो तो चलेगा। चलिए, तो ये आज 30 सवाल थे। आशा करता हूँ कि आप लोग को एक आइडिया मिला होगा। वैसे पूरे 80 सवाल है मेरे पास। तो आज 30 सवाल हैं, आगे कल वगैरह समय मिलेगा या किसी अगले दिन में हम लोग पूरे सवाल कर लेंगे, तो उससे आपको और पूरा आइडिया हो जाएगा कि इंटरनल सर्कुलर में से क्या क्या देखना है। जैसे कि प्रोसेसिंग चार्ज देखना है, और ये आपके रिबेट देखने हैं, डेविएशन देखने हैं। एक सवाल ऐसा भी पूछा गया था कि हाउसिंग लोन में कितना रुपए कितना इंटरेस्ट कम करने का पावर है आरएलसीसी को। तो कितना जैसे हाउसिंग लोन में 8% का इंटरेस्ट लग रहा है, तो 0.50 जो है रिबेट करने का पावर है आरएम साहब को। ऐसे टाइप का भी सवाल पूछा गया था। तो चलिए, आप आज के सेशन में आपको सीखने मिला होगा, और आप लोग लगातार सीख रहे हैं, और यही समय है। अदरवाइज देखिए, आप लोग इतने सारी चीजें पढ़ ले रहे हैं तो अभी आप लोगों को एहसास हो रहा होगा कि हाँ देखिए मेरे पास इतना समय है। अदरवाइज उस समय को याद कर लीजिए जब हम पढ़ नहीं रहे थे। अभी तो मैं आप लोगों को कैप्चर कर लेता हूँ, बैंक से निकलते ही पकड़ लेता हूँ, है ना। बैंक से निकलते ही दीपक जी को पकड़ लेता हूँ, दीपक जी इधर उधर मत जाओ, चलो आओ, है इधर ही आओ। तो आपको सीखने मिल रहा है ना। तो अभी बहुत पढ़ना है, जरूर पढ़ना है। अभी शिशु में हो आप लोग, शिशु में हो, 60% में हो, अभी 40% और बचा है। तो कुछ मिल जाना किस्मत से भी होता है, पर कुछ हासिल तो कोशिशों से ही होता है। तो हमें कोशिश करना है और पढ़ना है। एग्जामिनेशन के दिन तक पढ़ना है, एग्जामिनेशन के बाद भी पढ़ना है, और प्रमोशन के बाद भी पढ़ना है। मतलब पढ़ना तो रोज है, और हमको सफलता पाना है। अगर आप लगातार 2-3 साल ऐसे पढ़ लिए तो आप देखिएगा आपकी आदत सी हो जाएगी, और आपकी चाहत भी हो जाएगी। और अगर आपकी आदत पढ़ने की हो गई, आपकी जो चाहत पढ़ने की हो गई, तो फिर आपकी जिंदगी में राहत ही राहत हो गया, है ना। राहत ही राहत हो गया, और पूरी दुनिया में आप जहाँ भी जाएंगे आपका स्वागत ही स्वागत होगा, स्वागत ही स्वागत होगा। और मेरी तरफ से अगर देखेंगे, मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि अगर ये आदत आपने बना दी तो आपके चेहरे पर हमें मुस्कुराहट ही होगा, आपके चेहरे पर हमेशा ही मुस्कुराहट ही होगा। तो मेरी बात मानिए, मेरी आहट को सुनिएगा, साथ में रहिए। कभी कोई ऊपर नीचे होता तो निराश मत होइए। खुशनुमा जीवन है, जीवन बेहतर है। इस जीवन में जो भी मिलता है, जो भी आप चाहते हैं, उसको बड़ी शिद्दत से चाहिए, और एक अद्भुत जीवन को और अद्भुत बनाने के लिए एक एक ईंट इकट्ठा करना पड़ता है, एक एक अच्छे लोगों को जोड़ना पड़ता है जीवन में, अच्छी चीजों को सकेलना पड़ता है। तो आप अच्छी चीजों को जोड़ के लाइए घर, फिर उसमें सीमेंट लगा के, गोंद लगा के जोड़ के रखिए। क्यों? क्योंकि आपकी दुनिया है, आपको रहना है यहाँ पर। और एक खुशनुमा इंसान, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। एक समृद्धशाली इंसान बन पाता है, क्योंकि समृद्ध हमें इसलिए बनना है क्योंकि हमें समाज को कुछ देना है। तो चाहे ज्ञान से समृद्ध हो, साहस से समृद्ध हो, शक्ति से समृद्ध, उसके लिए हमको कुछ सीखना पड़ेगा, अच्छे लोगों को साथ रखना पड़ेगा। तो चलिए, आपसे विदा लेते हैं। आप सभी के लिए मैं मार्गदर्शन के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। काफ़ी मेहनत करना पड़ता है कंटेंट वगैरह बनाने में, तो कभी जो है लेट भी हो जाता है। ये प्रक्रिया है,
ये सारी प्रक्रिया ही है। जब एक कच्चा सोना ऑर्नामेंट में बदल रहा हो, एक हीरा जो एक कोयला जो है हीरा में बदल रहा हो, तो ये प्रक्रिया ही है। उसको इस प्रक्रिया से गुजरना ही है। ठीक उसी प्रक्रिया से हम और आप गुजर रहे हैं, लेकिन कल जो है बेहतर होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं, और फिर बहुत जल्द ठीक होके मैं आपसे मिलूंगा, कल ही मिलूंगा। तो बस आज एक रात आराम कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, और क्योंकि आपकी दुआओं में बहुत असर होता है, तो आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए कल फिर मुलाकात करेंगे। आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिएगा और अपने सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ने के लिए लगा के रखिएगा। सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ी ताकत होती है। जब आप सोते रहते हो, ऑडियो विजुअल्स कान में लगा के भी सुनेंगे तो आपको बहुत बड़ी ताकत होती है। चलिए आपसे विदा लेते हैं, आपसे मुलाकात करेंगे कल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट।